तो आज से हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसको है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन। अभी तक तुमने पढ़ा था वो परावर्तन था, अब क्या है प्रकाश का अपवर्तन। जी सर। परावर्तन में क्या होता है कि किरण जो होती है वो किसी चिकने तल से टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो उस घटना को हम कहते हैं परावर्तन। ठीक। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि किरण टकरा करके वापस नहीं आती है, किरण किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार निकल जाती है। और इस क्रिया में क्या होता है, उसका रास्ता जो होता है वो बदल जाता है। ठीक, उसका रास्ता बदल जाता है। जब किसी पारदर्शी माध्यम से कोई किरण गुजरती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। सामान्य रूप से किसी एक ही माध्यम में चलती है जब किरण, तो सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अर्थात अपवर्तन की परिभाषा क्या होती है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है का मतलब मुड़ जाती है, अपना मार्ग बदल लेती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। अब माध्यम की बात आई यहां पर, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो माध्यम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका मतलब दोनों माध्यम अलग अलग हैं। ठीक। तो अब इन दोनों माध्यम की तुलना की जाती है, तो एक माध्यम को कहा जाता है विरल माध्यम। जो दोनों माध्यम होंगे उनमें से एक विरल माध्यम होगा और दूसरा माध्यम होगा सघन माध्यम। तो माध्यम जो होते हैं जहां पर प्रकाश की किरण चल रही है, जैसे तुमने कमरे में बल्ब जलाया है तो कमरे में जो प्रकाश फैला है वो हवा में फैला है, तो माध्यम क्या है वहां पर, हवा है। ठीक। वही अगर पानी में बल्ब जलाया जाए तो पानी में फैला तो सारा माध्यम पानी का ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर हवा में बल्ब जलाया गया, उसको पानी में उसकी रोशनी देखी जा रही है, तो हवा का माध्यम अलग हो गया और पानी का माध्यम अलग हो गया। ठीक। तो अब हवा और पानी की अगर बात की जाए तो हवा जो होगी वो विरल माध्यम होगी और पानी जो होगा सघन माध्यम होगा। विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें जो माध्यम के कण जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम में कण बहुत पास पास होते हैं। तो अगर हम तुलना करें तो हवा में जो होते हैं कण दूर दूर होते हैं, तभी तो हम हवा में आसानी से हाथ पैर अपने हिला सकते हैं ऐसे ऐसे करके। लेकिन अगर हम पानी में अपने हाथ हिलाएं तो क्या होगा, थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। पानी के अंदर हाथ डाल के अगर हाथ चलाएं तो थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, पानी में जो है अणु जो है वो ज्यादा पास पास हैं, यानी पानी का माध्यम कैसा है, सघन माध्यम है। और अगर कोई कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, कांच के भीतर जाए तो कांच तो ठोस होगा, तो कांच का माध्यम जो होगा वो और अधिक सघन हो जाएगा। हवा, पानी और कांच में अगर हम तुलना करें तो हवा का जो होगी वो सबसे विरल माध्यम होगा, पानी जो होगा वो हवा की तुलना में कुछ सघन होगा, और कांच जो होगी वो पानी की तुलना में और ज्यादा सघन होगी। ठीक। तो ये दो प्रकार के माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अब जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका मतलब या तो वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ठीक। तो इन दोनों ही घटनाओं में, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए और या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इन दोनों ही घटनाओं में प्रकाश की किरण जो होती है वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। अब किधर मुड़ती है, ये अलग अलग दोनों तरीकों में अलग अलग तरीके से मुड़ती है। जैसे मान लो ये कोई एक तल है जिसमें इधर की तरफ हवा है और यहां पर पानी भरा हुआ है नीचे। ठीक। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है और इधर से यहां पर इस तल पर पड़ी पानी के। अब तो ये क्या कहलाएगी, आपतित किरण कहलाएगी, क्योंकि ये किरण आ रही है। ये पानी का तल है, इस पानी के तल पर यहां पर टकराई,
अब चूंकि पानी पारदर्शी होता है तो ये टकरा के वापस नहीं जाएगी, टकरा कर क्या होगा, ये इसके अंदर घुस जाएगी, इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो ये बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। तो यहां पर अगर हम एक अभिलंब खींच दें ऐसे करके सीधी लाइन 90 अंश पे, तो इसको कहेंगे अभिलंब। ठीक, तो अब अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी चलती चली जाए तो ये ऐसे जाएगी। ठीक, अगर ये ना मुड़े तो क्या कहा, हम क्या कहेंगे कि किरण ऐसे सीधी चली जाएगी, लेकिन ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी। जब हवा कैसी माध्यम होगी, विरल माध्यम होगी, और ये पानी है तो ये क्या होगा, सघन होगा। तो जब प्रकाश की किरण जो होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी ये किरण ऐसे जाएगी, यानी ये किरण सीधे ऐसे ना जा करके ऐसे जाएगी। अब ये किरण नहीं होगी। ठीक, अगर इस किरण को सीधे जाना होता तो ये ऐसे जाती, इधर आती, लेकिन ये इधर ना आकर के क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, यानी ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ा सा, और यहां से फिर वो किरण ऐसे जाएगी। तो ये किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण, क्योंकि अब क्या हुआ, इसका रास्ता बदल गया। पहले ये सीधा सीधे आ रही थी ऐसे, तो सीधे ऐसे जानी चाहिए था इसको, लेकिन यहां पर पानी पड़ गया तो पानी के तल से प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, अपना रास्ता इसने बदल लिया, बजाय वो इधर जाने के किधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो जब एक ये नियम हो गया कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, देखो यहां पर ऊपर कांच लेते हैं और नीचे पानी लेते हैं। ठीक, तो कांच जो होगा वो सघन माध्यम होगा और पानी जो होगा वो विरल माध्यम होगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर ना झुक करके और ना ही सीधी जाएगी ना अभिलंब की तरफ आएगी, क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। अगर ये सीधी जाती तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जा करके अब जब पानी में प्रवेश करी तो उधर की तरफ मुड़ गई। ठीक, तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। तो ये दो नियम हो गए अपवर्तन के संबंध में, दो बातें हो गई कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इतना समझ में आया? यस सर। और यानी देखो दोनों ही परिस्थितियों में क्या हो रहा है, किरण अपना रास्ता बदल रही है, अपने रास्ते से मुड़ जा रही है, अपना रास्ते से विचलित हो रही है। तो इसलिए दोनों ही घटनाएं क्या हैं, अपवर्तन की हैं। जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने रास्ते से मुड़ जा रही है, तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगर हवा नहीं चलेगी तो ये सीधी चलती चली जाएगी, जैसे ही माध्यम बदलेगा वो या तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास आएगी, जैसा भी माध्यम होगा उस माध्यम के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया? तो अब अपवर्तन के संबंध में कुछ परिभाषाएं आती हैं। जैसे अभी हमने एक चित्र बनाया था, मान लो ये किरण जो है वो हवा से कांच में जा रही है, तो ये किरण ऐसे आएगी, ये विलंब हो गया और ये विलंब की ओर झुक गई। ठीक, ऐसे रास्ता बना इसका। ये इसका अभिलंब हो गया एम एन, और ये बिंदु हो गया ए, ये हो गई बी, बी नहीं इसको ओ कह देते हैं। जो नोट्स में हमने तुम्हें दिया फिर वही लिखे, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए। ये हो गया बी। ठीक, तो ये जो रेखा है ये वाली, ये रेखा क्या कहलाएगी, आपतित किरण।
इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण की परिभाषा क्या होती है, तुम परावर्तन में पढ़ चुके हो। यस सर। जो किरण किसी माध्यम में आ रही होती है या किसी दर्पण या लेंस की तरफ आ रही होती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। फिर जिस बिंदु पर वो टकराती है माध्यम से, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। जैसे परावर्तन में पढ़ा था, वहां पर भी क्या था, आपतन बिंदु था। तो ये हो गया आपतन बिंदु। ए बिंदु क्या हुआ, आपतन बिंदु हो गया। ओ ए, ये रेखा क्या कहलाएगी, ओ से ए तक। ओ ए रेखा जो होगी ये क्या होगी, आपतित किरण होगी। ए बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। और फिर जब ये किरण अपवर्तित हो जाएगी तो ये किरण बन जाएगी। तो अभी इस किरण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। परावर्तन में क्या कहते थे, परावर्तित किरण, जो टकरा करके वापस आती थी। यहां पर जो किरण अपना रास्ता बदली है उसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक, जो किरण माध्यम के तल पर टकराती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। और टकराने के पश्चात जब दूसरे माध्यम में जो किरण जाती है उस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक, तो ये 1, 2 और 3। और आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है, ये MAN जो पूरी लाइन है, ये क्या कहलाएगी, ये अभिलंब कहलाएगी। इसको कहते हैं हम अभिलंब। ये तुमने परावर्तन में भी पढ़ा था। आपतन बिंदु पर तल के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। ठीक, तो MN क्या हुआ, अभिलंब हुआ। OA क्या हुई, आपतित किरण। AB क्या हुई, अपवर्तित किरण। A बिंदु क्या हुआ, आपतन बिंदु। और MN क्या हुई रेखा, ये पूरी MAN, ये पूरी हुई अभिलंब। ठीक, अच्छा अब देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो ये कोण बन रहा है, तुमने परावर्तन में पढ़ा था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, आपतन कोण। उसको कहते हैं आपतन कोण। तो यहां पर भी ये कहलाएगा आपतन कोण। ठीक, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक, अब नीचे देखो एक कोण यहां भी बन रहा है ये, तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये कोण बन रहा है आप अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। अब यहां पर परावर्तन कोण नहीं होगा क्योंकि ये घटना किसकी है, अपवर्तन की है। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक, बताओ सर आ गई। आ गई, सब समझ में आ गई। यस सर, जी सर। आपतित किरण अब जैसे तुमने परावर्तन के नियम पढ़े थे वैसे ही होते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अपवर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। ठीक, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी इन तीनों का तल जो होगा, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड के तल पर ही होंगे तीनों। कागज पे बना रहे हैं तो कागज पे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ऐसे गई और अपवर्तित किरण जो है वो तुम्हारी तरफ आ गई, बाहर निकल आई हवा में ऐसे करके, या ऐसे करके ऊपर चली गई, ऐसा नहीं होगा। अपवर्तित किरण भी इस ब्लैक बोर्ड पर ही रहेगी और नीचे की ओर जाएगी। अभिलंब जो होगा वो भी ब्लैक बोर्ड पर ही होगा। तीनों का तल एक ही होगा, कोई भी तल से बाहर निकल के नहीं आएगा ऊपर नीचे। ठीक, जैसे हमने बताया तुमको कि जैसे 3 उंगलियां हैं ये। ठीक, इन तीनों उंगलियों को अगर हम ऐसे सामने से देखेंगे तो हमको एक ही उंगली दिखेगी। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का प्लेन जो है वो, इन तीनों का लेवल जो है वो एक ही है।
ठीक, इसके ऊपर हम कोई चीज रखें तो रख जाएगी, लेकिन अगर हम किसी एक उंगली को ऊपर कर दें तो अब इस उंगली का तल बदल गया, ये उंगली अब ऊपर जा रही है, बाकी ये दोनों का तल एक ही है। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा, तीनों चीजें जो होंगी वो एक ही तल में रहेंगी हमेशा, चाहे जहां भी रहेंगी, चाहे वो ब्लैक बोर्ड के तल में हो, चाहे वो कागज के तल पे हो, चाहे जमीन के तल पे हो, तीनों का तल एक ही रहेगा, कभी भी ऊंचा नीचा नहीं होगा। ठीक है ना। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जी सर। ठीक, और दूसरा नियम ये कहता है कि ये आपतन कोण है, आपतन कोण को हम कहते हैं आई और अपवर्तन कोण को कहते हैं स्मॉल आर। तो आपतन कोण की ज्या, साइन आई ज्या हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में साइन कहा जाता है, और इसे केवल FIN सिन लिखा जाता है, और पढ़ते हैं इसको साइन आई और साइन आर। इन दोनों का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। जी सर। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात मतलब एक को ऊपर रखेंगे, एक को नीचे रखेंगे भिन्न के रूप में, तो इनका अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब है नियत अंक, नियत माने निश्चित, एक अंक जो भी होगा, इन दोनों का अनुपात जो भी होगा वो एक निश्चित अंक होगा। हम कोण को चाहे जितना बदल लें, हो सकता है कि हम इसका कोण बदल दें, अब इसकी बजाय हम ऐसे किरण को ले जाएं तो ये किरण और ज्यादा करीब होके जाएगी, तो ये कोण कम ज्यादा किया जा सकता है, हम इस कोण को हम ऐसे बना दें तो ये किरण ऐसे जाएगी, तो ये कोण बड़ा हो गया। अब तो कोण घट बढ़ सकता है लेकिन ये संख्या नहीं बदलेगी। ठीक, ये कोण घटेगा बढ़ेगा तो इस हिसाब से घटेगा बढ़ेगा कि इन दोनों को भाग करने पर उत्तर वही आएगा, भागफल जो होगा वो वही आएगा, वो अंक नहीं बदलेगा। ये दोनों अंक बदल सकते हैं। देखो जैसे क्या होता है, हम 4 को 2 से भाग करें तब भी 2 आता है, और 6 को 3 से भाग करें तब भी 2 आता है ना। यस सर। तो यहाँ की गिनती तो हम बदल सकते हैं लेकिन ये गिनती नहीं बदलेगी, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये नियतांक है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। इधर की इधर जो संख्या, ये दो संख्याएं हम लिख रहे हैं, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, निश्चित है। ये दोनों संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन ये संख्या नहीं बदलेगी। ऐसे हम कर दें 8/4 तब भी 2 आएगा, और ये दोनों संख्याएं हमने फिर बदल दी। तो ऐसे ही कोण का मान बदल सकता है दोनों का, लेकिन ये संख्या जो उत्तर आएगा इन दोनों का भाग करके, वो ये संख्या जो होगी वो नहीं बदलेगी, इसलिए इसको कहते हैं नियतांक। ठीक है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है ये एक नियतांक होता है। अब ये समझ में आया इतना? यस सर आ गया। तो ये जो नियतांक है, इसी नियतांक को हम पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यहां पर एक माध्यम है हवा और एक माध्यम है कांच। ठीक, तो ये अगर हम इसके हिसाब से यहाँ पर इस कोण का मान रखें, इस कोण का मान रखें, इसको हल करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो उत्तर क्या होगा, वो कांच का अपवर्तनांक होगा। जो दूसरा वाला माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक होता है, और तुलना किससे की जा रही है, पहले वाले माध्यम से। तो पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है ये। ठीक है। ये जो नियतांक होता है, इस नियतांक को हम पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अब आई बात समझ में? अपवर्तनांक हमेशा उसी माध्यम का होगा जिस माध्यम में किरण अपवर्तित हो रही है। ठीक है। तो इसका मान कभी नहीं बदलेगा। अगर जब भी किरण हवा से कांच में जाएगी तो अपवर्तनांक वही रहेगा, कोण चाहे जो कोई भी हो, चाहे जिस कोण से जाए किरण, लेकिन अपवर्तनांक का मान नहीं बदलता है। और कांच के लिए इसका अपवर्तनांक होता है 1.5
5। जब किरण हवा से कांच में आती है तो उसका अपवर्तनांक कितना होता है, यानी ये जो निश्चित संख्या होती है कितनी आती है, 1.5 आती है हमेशा। ठीक, तो हवा की तुलना में कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। इस अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है कि 1.5 मीटर है या सेंटीमीटर है या कुछ भी है, इस 1.5 की कोई इकाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये संख्या क्या है, ये इन दोनों का अनुपात है। ठीक है ना, और अनुपात वाली जो भी संख्याएं होती है उनकी कोई इकाई नहीं होती है। तो ये नियतांक जो होता है इसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और इस पूरे नियम को, ये जो नियम है कि साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम। जी सर। ठीक, ये दूसरा नियम जो है अपवर्तन का, जो दूसरा नियम है उसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछ दिया जाता है, केवल इतना है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम यही होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, तो ये नियतांक जो होता है वो जो अपवर्तनांक होता है, वही जो नियतांक होता है, ये नियतांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब कुछ परिस्थितियों में ये बदल भी सकता है। कैसे बदल सकता है? अगर हम कांच की जगह यहां पर पानी कर दें तो अपवर्तनांक बदल जाएगा। ठीक, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाए, माध्यम की सघनता बदल जाए, या इसका टेम्परेचर बदल जाए, इसका तापमान बदल जाए, या प्रयोग किए गए प्रकाश का रंग हम बदल दें, तो यहां से यहां तक जो पहले हमने किया प्रयोग वो किया लाल रंग का प्रकाश डाल करके, फिर कर रहे हैं हरे रंग का प्रकाश डाल के, तो अपवर्तनांक कुछ और हो जाएगा। ये सामान्य प्रकाश के लिए जो हमने 1.5 बताया है, ये सामान्य सूर्य के प्रकाश के लिए इसका अपवर्तनांक जो होता है वो 1.5 होता है। ठीक, किसी एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग अलग होगा। अगर प्रकाश का रंग हम बदल देंगे तो अपवर्तनांक का मान भी बदल जाएगा। ठीक, और ये अपवर्तनांक जो होता है वो बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है इसका मान, और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। यानी ये जो गिनती आएगी, अब जो अनुपात आएगा, अनुपात निकालने पर जो गिनती आएगी, जो अंक आएगा, उस अंक का मान जो होगा वो लाल प्रकाश के लिए सबसे कम गिनती आएगी और बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे ज्यादा गिनती आती है। ठीक, तो इस अपवर्तनांक का मान जो होता है वो बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश के लिए जो होता है वो सबसे कम होता है। तो अभी इतना समझ में आया? अपवर्तन के नियम सब समझ में आ गए? जी सर। अच्छा, तो अब अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है? प्रकाश की चाल जानते हो क्या होती है? क्या होती है? यस सर, तो बहुत जल्दी कह देते हो। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हाँ ठीक, इसको हम कहते हैं सी, स्मॉल सी से कहते हैं। तो अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है? अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक, अच्छा, अभी हमने जो बताया था कि जो अपवर्तनांक होता है उसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जो अनुपात निकला था साइन आई बटे साइन आर बराबर अपवर्तन नियतांक, उसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे हमने बनाया था, तो एक तरफ हमने हवा ली थी और एक तरफ कांच लिया था। ठीक, कांच को हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास, हवा को कहते हैं एयर। ठीक, तो ए लिख दिया और जी लिख दिया। ए का मतलब एयर, जी का मतलब ग्लास। तो अगर हम कहें कि जो अपवर्तनांक, अगर इस स्थिति में जो अपवर्तनांक निकलेगा, अगर इधर से किरण आ रही है और इधर जा रही है, तो इस स्थिति में जो अपवर्तनांक निकलेगा वो किसका होगा? कांच का होगा। ठीक, तो कांच जिसका अपवर्तनांक होता है वो हम यहां पर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे n और इसके नीचे खिसक के लिखेंगे थोड़ा सा स्मॉल g।
एन जी, यानी एन यानी अपूर्णांक, जी यानी ग्लास। ये अपूर्णांक किसका है? ग्लास का, यानी कांच का। इसकी तुलना में वो इधर की तरफ लिखते हैं, किसकी तुलना में? हवा की तुलना में तो ए इधर लिख देंगे। तो किसी भी अपूर्णांक को लिखने के लिए ये तरीका होता है, ठीक। जो माध्यम होते हैं वो यहां पर लिखने पड़ते हैं, और जो इधर लिखा जाता है इसका अपूर्णांक होता है, इसकी तुलना में होता है। तो अगर लिखा है एन, और इसको पढ़ते हैं एन ए टू जी, एन ए टू जी, यानी एन का मान जो है वो ए की तुलना में जी का है। एन का मान ए की तुलना में जी का है, यानी ए मतलब एयर और जी माने ग्लास यानी कांच, यानी हाँ। और हिंदी में कहें तो इसको ऐसे कहते हैं कि कांच का अपवर्तनांक हवा की तुलना में। तो ये ऐसे निकलेगा, एक तो सूत्र हो गया तुम्हारा साइन आई बटे साइन आर। लेकिन अगर मान लो आपतन कोण और अपवर्तन कोण नहीं मालूम है, तुमको दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल मालूम है। हवा में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की, उसमें सॉरी हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल तुमको मालूम है, कभी कभी सवाल में दोनों माध्यम में बता दिया गया कि हवा में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो बताओ कांच का अपवर्तनांक कितना है। तो उस स्थिति में जो हम सूत्र लगाते हैं तो वो ये होता है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये सूत्र होता है। प्रकाश की चाल। तो अगर हवा और ग्लास इन दोनों की तुलना में हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो जो इधर लिखा होगा उसकी चाल ऊपर रखेंगे और जो इधर लिखा होगा उसमें प्रकाश की चाल नीचे रखेंगे, ठीक। अब अगर हम यहां पर हवा और कांच ना कहें, यहां पर हम कहें कि ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 2 ये बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ठीक। यानी जो इधर लिखा होगा उसको उसकी उस माध्यम में हम प्रकाश की चाल को नीचे रखेंगे, और जो इधर लिखा होगा इस माध्यम में प्रकाश की चाल को ऊपर रखेंगे। अगर दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल किसी सवाल में दी हुई है हमको कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल इतनी है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल इतनी है, तो हम उसको बताओ अपवर्तनांक कितना होगा। तो उस स्थिति में हम इस सूत्र का प्रयोग करके अपवर्तनांक की गणना कर लेते हैं। और अपवर्तनांक किसका होगा? इधर वाली संख्या का, जो नीचे लिखी हुई है, जो नीचे वाला माध्यम है उसका अपवर्तनांक होगा हमेशा। अगर कांच है तो कांच है, यहाँ पे है नंबर 2, तो नंबर 2 जो माध्यम हमने बनाया है उसका अपवर्तनांक होगा, ठीक। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक। अब आता है लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? लेंस, ये नाम तुमने सुना होगा। यस सर। क्या होता है बताओ? आंखों में तो लगता है वो लेंस, कांच का आंख में शीशा, चश्मे में लगाया जाता है वो लेंस। कांच का शीशा, कोई भी कांच की प्लेट वो लेंस हो जाएगी? नहीं सर जी। हाँ, साधारण कांच की पट्टी है तो वो लेंस कहलाएगी। जैसे खिड़कियों में जो कांच लगाया जाता है वो सीधी पट्टी होती है। हाँ सर, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, तो ऐसे माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। जैसे सामान्य कांच की पट्टी हम लेंगे तो वो ऐसे होगी, ठीक। इसके 2 तल हैं, एक तल ये वाला है, एक तल ये वाला है, ठीक। तो ये लेंस नहीं होगा।
अगर हम किसका कोई एक तल गोलीय कर दें, यानी थोड़ा सा गोलाई लेके बना दें ऐसे करके, चाहे ऐसे बना दें और चाहे ऐसे करके बना दें, यानी ऊपर का तल और नीचे का तल इनमें से कोई एक तल थोड़ा सा गोलाकार बना दें, तब ये लेंस कहलाएगा। ठीक, तो दो प्रश्न हैं, दो पृष्ठों से घिरा हुआ, तो इसके बीच का हिस्सा जो है ये सब क्या है, पारदर्शी माध्यम होगा। ये सब कांच भरी है, यहाँ पर ये कांच की पट्टी है, यहाँ पर ये सब क्या है, कांच है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ जो हो कैसा हो, गोलीय हो, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, गोलीय हो, गोलाई लिए हुए हो, हल्की सी, एकदम सीधा ना हो, एकदम समतल ना हो। ठीक है, तो किन्हीं दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा माध्यम हो। लकड़ी का टुकड़ा नहीं ले लेंगे ऐसे, तो उसको क्या हम लेंस कहेंगे, तो लकड़ी का टुकड़ा लेंस नहीं हो जाएगा, पारदर्शी होना जरूरी है। तो दो पृष्ठों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक तल कम से कम गोलीय हो, तो ऐसे दोनों भी गोलीय हो सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं इसको, दोनों तल गोलीय हो गए, तो दोनों भी हो तो ठीक है। और अगर कोई कम से कम एक ही तल गोलीय हो तब भी हम उसको हम लेंस कहेंगे। ठीक, तो अब जब गोलाई की बात आती है तो गोलाई दो तरीके से बनाई जा सकती है। इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखो, बजाय हम ऊपर को गोलाई करने के हम नीचे गोलाई कर देते हैं हल्की सी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ऐसे करके। ये गोलाई कहाँ है, गड्ढे में गोलाई आ गई, ये गोलाई में गड्ढा हो गया। या इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ठीक, तो भी ये गोलाई अंदर की ओर हो गई। और अगर दोनों तरफ हम गोलाई बनाना चाहते हैं दबी हुई, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी दोनों तरफ गोलाई है इसमें। ठीक, तो इस परिस्थिति को, इस स्थिति को हम छोड़ दें तो ये सभी परिस्थितियां क्या हैं, ये सब लेंस हैं। क्यों, इन सभी में क्या है, कम से कम एक तल तो गोलीय है ही। ठीक, चाहे वो इधर का तल चाहे उभरा हुआ हो चाहे दबा हुआ हो, लेकिन है तो गोलाई उसमें भी। अगर दबा हुआ है तो अगर ये हाथ हम ऐसे करें तो दबा हुआ है, लेकिन फिर भी है तो गोलाई में ही। और इसको ऐसे रख के देखें तब भी ये क्या है, उभरा हुआ है, लेकिन फिर भी गोलाई है इसमें। हल्की सी, हल्का सा करो तो है ही ना, गोलाई तो है हल्की सी। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक तल गोलीय होता है, ऐसे माध्यम को हम लेंस कहते हैं। अब कई प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जो है वो दो ही प्रकार के लेंस हैं। हाँ, एक है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा है अवतल लेंस। यानी लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तुमने अभी उत्तल दर्पण में पढ़ा था तो क्या था, उभरे तल की तरफ से परावर्तन होता था उसमें, तो यानी उभरा तल। तो कोई ऐसा लेंस जिसके दोनों तल उभरे हुए हों, तो इस लेंस को हम कहेंगे उत्तल लेंस। ठीक, जिसके दोनों तल उभरे हुए हैं, उभार लिए हुए हैं ना, बीच में क्या है, ये सब कांच भरी हुई है, ये कांच है, ये कांच का बना हुआ है। ठीक, तो पारदर्शी, जब कांच है तो पारदर्शी भी होगा, लेकिन इसके दोनों तल कैसे हैं, उभरे हुए हैं, तो हम इसको कहेंगे उत्तल लेंस। हालांकि इसको कहा जाता है द्वि उत्तल लेंस, लेकिन सामान्य रूप से हम इसी को उत्तल लेंस ही मानते हैं। ठीक, तो ये कहलाएगा द्वि उत्तल, इसलिए कहते हैं कि उसके दोनों तल उभरे होते हैं, तो ये कहलाता है उत्तल लेंस। और अगर इसी प्रकार से अगर दोनों तल दबे हुए हों ऐसे करके, तो इस लेंस को हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक, इतना समझ में आया? हैं? जी सर। इतना समझ में आया? अगर वो ऐसा लेंस जिसके दोनों तल उभरे हुए हों उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, ऐसा लेंस जिसके दोनों तल दबे हुए हों उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस जो होते हैं वो, उत्तल लेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस।
उत्तल लेंस क्या होता है? जिसके दोनों तल उभरे होते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो। यस सर। किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो, उसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। और जो किनारों पर मोटा हो और बीच में पतला हो, उसको हम कहेंगे अवतल लेंस। तो ऐसे भी कहा जाता है, ठीक। तो जो लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो, तो उसको हम कहते हैं अवतल लेंस। तो लेंस दो प्रकार के हुए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक। तो उत्तल लेंस जो होता है, ये किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, किरणों को एक बिंदु पर एकत्र कर देता है। इसलिए इस लेंस को हम, उत्तल लेंस को जो है हम, इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस कैसे? जैसे ये लेंस है, इस पर कोई प्रकाश की किरणें आती हैं, अगर पड़ती हैं प्रकाश की किरणें, तो क्या होता है? वो सभी किरणें एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं। यस सर। सब किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। तो इसलिए इस लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। इस क्रिया को हम, एक बिंदु पर इकट्ठे हो जाने की क्रिया को कहते हैं अभिसरण। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस क्या करता है? वो सभी किरणों को फैला देता है। इस पर जो किरण आएगी वो ऐसे चली जाएगी, इधर से किरण आएगी ऐसे चली जाएगी, ये किरण आएगी ऐसे चली जाएगी, ये किरण ऐसे हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? किरणों को फैला दे रहा है। तो अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो किरणों को एकत्र कर देता है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं, जो किरणों को फैला देता है उसको अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक। ये बात समझ में आई? यस सर। जी सर। ठीक। तो इस प्रकार से अब आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। इसके आगे अब अगले मंडे भाग में पढ़ाएंगे, ठीक है? जी सर। ओके।